Assalamualaikum everyone, hope you all are doing fine. I am back with another article of UCP 600 जो कि है ये आर्टिकल नंबर 9 से कहते हैं एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट्स एंड अमेंडमेंट। इस आर्टिकल में एडवाइजिंग बैंक के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में डिफ़ाइन किया गया है। हम ईच पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। पॉइंट नंबर ए है अ क्रेडिट एंड एनी अमेंडमेंट मे बी advised to a beneficiary through an advising bank. An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and amendment without any undertaking to honor or negotiate. देखिए एडवाइजिंग बैंक का काम जो होता है वो होता है एलसी को एडवाइस करना बेनिफिशरी को जब वो एलसी उसके पास रिसीव होती है थ्रू इशूइंग बैंक। ठीक है, इशूइंग बैंक के थ्रू रिसीव होती है तो सिंपली उसका काम है उसको अपनी जो बेनिफिशरी है उस तक पहुंचाना। नॉर्मली जो बेनिफिशरी का अकाउंट उसी एडवाइजिंग बैंक में होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो वो सिंपली उसको इन्फॉर्म करता है कि आपकी एलसी आई है, आप इसको कलेक्ट कर लीजिए ताकि आप फर्दर उसकी जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो इस एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू कर सकें की बेस पे करें। ठीक है, तो एलसी एडवाइस करते वक्त जो एडवाइजिंग बैंक है उसके ऊपर कोई अंडरटेकिंग लागू नहीं होती है, ना कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते उसको सिंपली एक फॉरवर्डर का काम किया है उसने। जस्ट इन केस अगर फॉर एग्जांपल कंफर्मिंग एलसी है और एडवाइजिंग बैंक ने अपनी कंफर्मेशन ऐड की हुई है उसमें तो फिर उस पर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि मैंने पिछले आर्टिकल नंबर 8 में डिफ़ाइन किए थे। ठीक है, जब अपनी कंफर्मेशन ऐड करता है तो वो जो आर्टिकल नंबर 8 की जो अंडरटेकिंग्स हैं वो इस पर अप्लाई हो जाएंगी एडवाइजिंग बैंक की, क्योंकि वो एडवाइजिंग बैंक का रोल अदा कर रहा है, साथ में वो कंफर्मिंग बैंक का भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर ए का ये मतलब हुआ। पॉइंट नंबर बी, बाय एडवाइजिंग द क्रेडिट और अमेंडमेंट the advising bank signifies that it had satisfied itself to the apparent authenticity of the credit. ठीक है, अब authenticity of the credit and or amendment and that the advice accurately reflects the terms and condition of the credit or amendment received. इसको वैसे समराइज़ करूँगा कि एडवाइजिंग बैंक के ऊपर तो वैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई अंडरटेकिंग उस पर अप्लाई नहीं होती है कि वो उस एलसी को ऑनर करे या निगोशिएट करे, लेकिन कुछ उसमें हल्की फुल्की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जैसे कि उस एलसी की ऑथेंटिसिटी चेक करना। बिफोर एडवाइजिंग द एलसी टू द बेनिफिशरी वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि भाई ये एलसी रिसीव हुई है, ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू रिसीव हुई है कि नहीं हुई है, बीच में इसमें कोई छेड़खानी तो नहीं हुई। तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब एलसी रिसीव हुई है मिसाल के तौर पर, तो एलसी का एक जो स्विफ्ट पोर्टल है उसके थ्रू ही रिसीव हुई है। ठीक है, अब स्विफ्ट के पोर्टल है, नॉर्मली आजकल की बैंकिंग में तकरीबन मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर पार्ट ऑफ द स्विफ्ट पोर्टल। ठीक है, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में। जैसे अब एलसी है उसका टाइप है MT7, तो MT7 में मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, जैसे MT700 है, MT707 है, MT799 है। तो MT700 और जो होता है वो LC इशूइंस के लिए यूज़ होता है। जो LC इशू होती है और जाती है दूसरे बैंक के पास तो वो MT700 के थ्रू जाती है। अमेंडमेंट है इस तरह जब वो आपस में कम्युनिकेट होती है तो वो 707 के थ्रू होती है। ठीक है, या इसमें कोई आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आई तो वो उसको कम्युनिकेट करना है तो वो 799 जो फ्री फॉर्मेट मैसेज है, कुछ भी एलसी के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं तो 799 से ये पता लग जाता है भाई ये एलसी रिलेटेड मैटर है। तो जब उस स्विफ्ट MT700 के थ्रू ये एलसी रिसीव हुई है इशूइंग बैंक के पास तो वो सेल्फ ऑथेंटिकेटिंग है, वहाँ से एक ऑथेंटिकेटन फैक्टर अप्लाई हो जाता है कि भाई ये एलसी जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू आई है, क्योंकि उसमें फुल डिटेल होती है। जो इशूइंग बैंक का स्विफ्ट लिखा होता है, उनका बिग कोड होता है जो भी, और आपका बिग कोड है, तो वो ऑथेंटिसिटी वहाँ से चेक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है द एडवाइस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द क्रेडिट और अमेंडमेंट रिसीव। फिर जब इशूइंग बैंक है एडवाइजिंग बैंक है वो एलसी एडवाइस करता है तो उसके अंदर जो एडवाइजिंग की जो कंडीशंस हैं वो मीट कर रही हों एलसी के टर्म्स कंडीशंस, इन द सेंस कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो हमने देखा है उसमें क्या होता है कि बेनिफिशियरी की डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, जो बेनिफिशियरी का बैंक है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो या उसको रिफ़्लेक्ट करना चाहिए कि अगर कोई स्पेशल क्लॉज है उसमें कि लिखा गया है तो वो उसमें एडवाइस की जो फॉर्मेट है उसमें प्रॉपर तरीके से एडवाइस हुआ चाहिए। और जो एलसी जिस तरह रिसीव हुई है, ठीक है, जिस फॉर्मेट में जिस शक्ल सूरत में वो एलसी रिसीव हुई है सेम शक्ल सूरत में वो बेनिफिशियरी तक पहुंचनी चाहिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द क्रेडिट।
ठीक है। जो क्रेडिट है उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं होनी चाहिए, जो सेम रिसीव हुई है बेनिफिशियरी तक वैसे ही पहुंचनी चाहिए। पॉइंट नंबर सी पे जाते हैं। पॉइंट नंबर सी है एन एडवाइजिंग बैंक मे यूटिलाइज द सर्विस ऑफ अनदर बैंक सेकंड एडवाइजिंग बैंक टू एडवाइज द क्रेडिट एंड एनी अमेंडमेंट टू द बेनिफिशरी। By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself to the apparent authenticity of the advice and it has received and that the advice accurately reflects the terms and condition of the credit or amendment received. देखें, सेकेंड एडवाइजिंग बैंक का यहाँ जो पॉइंट रेज हुआ है, सेकेंड एडवाइजिंग बैंक ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, सेकेंड एडवाइजिंग बैंक की ज़रूरत मुख्तलिफ़ सूरत हो सकती हैं, लेकिन एक जनरल वे में ज़रूरत इस वजह से पड़ सकती है क्योंकि अगर नॉर्मली जो इशूइंग बैंक है वो जब बेनिफिशरी की कंट्री है वहाँ पे एलसी भेजता है तो वो कोशिश ये करता है कि सबसे पहले कि वो उस बैंक को भेजे जहाँ उसके साथ उसका प्रॉपर चैनल पहले से इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है। या वो भेजता है भाई जिस बेनिफिशरी है उसका अकाउंट किस बैंक में है, उस बैंक को वो कोशिश करता है कि वो उसको वो एलसी जो है वो फॉरवर्ड करे, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल और कोशिश यही करता है कि यार उनका प्रॉपर चैनल भी होना चाहिए, जैसे स्विफ्ट पे अवेलेबल है, दोनों का अरेंजमेंट है आपस में, तो बहुत इजी हो जाता है बैंक्स को आपस में कम्युनिकेट के लिए। अगर जस्ट इन केस बेनिफिशरी का अकाउंट जिस बैंक में है और जो इशूइंग बैंक और जो जो बेनिफिशरी का बैंक है आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो वो जो इशूइंग बैंक है वो उसी कंट्री में वो बैंक जिसके साथ इसका अरेंजमेंट होता है वहाँ पे एलसी एडवाइस करता है। फिर वो बैंक जो उस कंट्री का है वो जो बेनिफिशरी का जिस बैंक में अकाउंट है उसको वो एलसी एडवाइस कर देता है, तो इसी तरह सेकंड एडवाइजिंग बैंक ऐड हो गया। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ती है सेकंड एडवाइजिंग बैंक की, ठीक है। फिर है कि द एडवाइजिंग द क्रेडिट द सेकंड एडवाइजिंग बैंक सिग्निफाइज दैट इट हैज़ satisfied itself to the apparent authenticity of the advice। जब सेकेंड एडवाइजिंग बैंक को जो एलसी रिसीव होती है, एडवाइस रिसीव होती है, तो वो भी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है, लेकिन वो उसमें क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करेगा। वो उसमें फर्स्ट एंड मोस्ट जो उसकी एडवाइस उसको रिसीव हुई है एडवाइजिंग बैंक से, सेकेंड एडवाइजिंग बैंक को जो एडवाइस फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक से जो एडवाइस रिसीव हुई है वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, ठीक है। ऑथेंटिसिटी चेक करेगा वो एडवाइस की कि वो एडवाइस में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं क्या वो मीट कर रही हैं जो एलसी है साथ में, ठीक है। उसके बेनिफिशरी डिटेल्स, एप्लीकेंट की डिटेल्स, एलसी का नंबर जो है वो एडवाइस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरह की ऑथेंटिसिटीज़ जो हर बैंक की एक अपने चैनल है वो उस तरह चेक कर सकता है। एंड द एडवाइस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द क्रेडिट और अमेंडमेंट रिसीव। यही पॉइंट मैंने आपको बताया कि वो एडवाइस जो उसको रिसीव हुई है वो एलसी के साथ उसको मैच करेगा, उसकी जो प्रॉपर है कि नहीं है। ऐसे बताया कि भाई बेनिफिशियरी डिटेल हो गई, एलसी का रेफरेंस हो गया, एप्लीकेंट की डिटेल्स हो गई, बैंक्स को मैच कर लेगा, तो वो इस तरह उसको ऑथेंटिकेट करेंगे बाकी में एक्चुअल में ये एडवाइस इसी ही एलसी की अगेंस्ट है, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, a bank utilize the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment of thereto। देखें, इशूइंग बैंक जब एलसी रिसीव होती है, ऐसी इशू होती है और जब फॉरवर्ड पहुंचती है बेनिफिशरी तक, तो जो भी चैनल्स उसमें यूज़ हुए हैं एलसी पहुंचने के लिए, अगर उसमें एक ही एडवाइजिंग बैंक है उसके बाद सेकंड एडवाइजिंग बैंक है फिर जाके बेनिफिशरी पहुंची है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल पहुंच गई, अब एलसी में कोई भी कम्युनिकेशन होगी 799 चले, इसमें ज़िक्र है कि अमेंडमेंट का, अगर अमेंडमेंट चलती है, ठीक है, अब अमेंडमेंट चलेगी और वो बेनिफिशरी तक पहुंचेगी तो वो सेम रूट से ही चलेगी। इशूइंग बैंक पहले एडवाइजिंग बैंक को भेजेगा जो कि फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक था, वो फिर सेकंड एडवाइजिंग बैंक को भेजेगा और सेकंड एडवाइजिंग बैंक जो है वो बेनिफिशरी को इन्फॉर्म करेगा अमेंडमेंट के बारे में। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, डायरेक्टली एडवाइजिंग बैंक फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक जो है वो बेनिफिशरी को नहीं देगा अगर सेकंड एडवाइजिंग बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। पॉइंट नंबर ई, इफ़ अ बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू एडवाइज अ क्रेडिट और अमेंडमेंट बट elects not to do so, it must so inform without delay the bank from which the credit, amendment or advice has been received। एडवाइजिंग बैंक को जब इशूइंग बैंक रिक्वेस्ट करता है एलसी एडवाइस करने के लिए, ठीक है, अब एडवाइजिंग बैंक है, उसके बाद ऑप्शन वो अगर उस एलसी को एडवाइस नहीं करना चाहता किसी भी रीजंस की वजह से, उसको बेनिफिशरी पर ट्रस्ट नहीं है या फॉर एग्जांपल उसको बैंक पे इशूइंग बैंक के ट्रस्ट नहीं है या जो भी उसके इंटरनल मैटर्स की वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो वो इमीडिएटली जो है वो इशूइंग बैंक को इन्फॉर्म करेगा या जिस
बैंक के थ्रू उसको रिसीव हुई है एलसी, वो इन्फॉर्म करेगा इमीडिएटली कि भाई वो इस एलसी में हिस्सा नहीं ले सकता, वो एलसी एडवाइस नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर ई का ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर एफ, if a bank is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice, it must so inform without delay। ठीक है, सेम पॉइंट है। वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो एलसी एडवाइस नहीं करना चाह रहा किसी भी रीज़न से, तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। इसमें यह है कि अगर उसके बाद एलसी तो रिसीव हो गई है, एडवाइस भी करना चाहता है, लेकिन उसके पास उसकी ऑथेंटिसिटी उसको नहीं मिल रही है उस एलसी की, मतलब उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है उस एलसी से, तो वो जो है विदाउट डिले इमीडिएटली जो इशूइंग बैंक है या जिस बैंक के थ्रू उसको रिसीव हुई एलसी, वो इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, if the bank or advising bank elects nonetheless to advise a credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice। ठीक है, इसमें और के बाद जो एक पॉइंट है इसमें, इससे यही है कि भाई फॉर एग्जांपल उसको अपेरेंट ऑथेंटिसिटी वो मीट नहीं कर पा रहा है क्राइटेरिया उसका, जो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है एलसी, लेकिन फिर भी बावजूद उसके वो बेनिफिशरी वो एलसी एडवाइस करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई इसके साथ साथ वो बेनिफिशरी को, ठीक है, इन्फॉर्म करेगा, और या सेकंड एडवाइजिंग बैंक है, सेकंड एडवाइजिंग के थ्रू अगर एलसी राउट करवा रहा है तो उसको भी इन्फॉर्म करेगा कि भाई इस वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है इस एलसी की ऑथेंटिसिटी से, लेकिन वो एलसी एडवाइस कर रहा है फॉर योर फ्यूचर, फॉर द फर्दर कंप्लाइंस वगैरह, बेनिफिशरी को इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 9 है, एडवाइजिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इसमें। अब नेक्स्ट आर्टिकल इंशाल्लाह मैं आर्टिकल नंबर 10 फॉर्म करूँगा, जिसमें अमेंडमेंट्स के बारे में है कि अमेंडमेंट्स के क्या क्राइटेरिया है और क्या। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।